रियल एस्टेट, इसमें आप ट्रेडर बन सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं है मगर मुझे शुरू करना है तो आप ब्रोकर बन सकते हो। तो सबसे पहली मेन बात है कि एज ए कंसल्टेंट, एज ए ब्रोकर आपको अगर ये बिजनेस शुरू करना है तो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप दिन भर में, अगर कोई मेरा क्लाइंट आ जाता है तो मैं उनको दिन भर में 50 करोड़ का माल दिखा सकता हूँ और मेरा उसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। आज आप अपने घर की फाइल लेकर बैठिए, पढ़िए, नहीं समझा तो भी चलेगा मगर पढ़िए। मेरे पिताजी बोलते थे कि अगर ये कागज चाहिए ना तो वो कागज पढ़ने पड़ेंगे। जब भी कभी हम लोग रियल एस्टेट का कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे इसमें आप ट्रेडर बन सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं है मगर मुझे शुरू करना है तो आप ब्रोकर बन सकते हो। तो सबसे पहली मेन बात है कि एज ए कंसल्टेंट, एज ए ब्रोकर आपको अगर ये बिजनेस शुरू करना है तो आपको कुछ किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप कोई भी बिजनेस लो, आपको कुछ नहीं तो समझो मुझे जूते की दुकान करनी है तो रेंट पे मुझे दुकान लेना पड़ेगा, मुझे वहां पर 20 एक लाख रुपए का माल भरना पड़ेगा, मुझे 10-12 हजार रुपए वाले 2 लड़के वहां पर रखने पड़ेंगे और तब जाकर मैं उसमें बिजनेस कर सकता हूँ। रियल एस्टेट में वैसा नहीं, स्पेशली जो ब्रोकिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप दिन भर में, अगर कोई मेरा क्लाइंट आ जाता है तो मैं उनको दिन भर में 50 करोड़ का माल दिखा सकता हूँ और मेरा उसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। तो हाँ, एक है हमारा टाइम, उसकी इन्वेस्टमेंट लगती है। दूसरा है हमारा दिमाग, जिससे हम लोग ये बिजनेस करते हैं। तीसरा एक मोबाइल और एक टू व्हीलर। अगर इतनी चीजें आप में हैं और एक एक इच्छा शक्ति की मुझे करना ही है, तब आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखा जाए तो जैसे हम लोग जब इस बिजनेस में आए तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी थी और हम लोगों ने एक्सपीरियंस करते करते जो क्लाइंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थे उसको करते करते हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अगर समझो आपको भी ये बिजनेस करना है तो सबसे पहले इसमें हम आपको नीड एनालिसिस सिखाएंगे कि क्लाइंट का नीड कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई क्लाइंट, नॉर्मल केस में क्या होता है कि आपको समझो किसी ने फोन किया कि मुझे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी है, चलो मुझे घर खरीदना है 1 करोड़ रुपए के लिए। तो फिर नॉर्मल जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, उसके पास जो 80-90 लैक्स, 1 करोड़, 1.25 करोड़ तक उसके पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो सभी प्रॉपर्टियां उनको दिखा देगा और वो करते हुए देखेगा कि उसके क्लाइंट ने एक भी प्रॉपर्टी का चॉइस नहीं किया है। तो वो देखते रहता है कि मैंने इतना सारा दिखा प्रॉपर्टी, मेरा डील क्लोज क्यों नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने नीड एनालिसिस नहीं किया। ये अगर एनालिसिस आपका अच्छा है तो आपको 10 प्रॉपर्टी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उस एनालिसिस के बाद आप सिर्फ 3 प्रॉपर्टी उनको दिखाओ, उस 3 में से एक प्रॉपर्टी वो ले लेंगे। इतना इंपॉर्टेंस है। उस नीड एनालिसिस के लिए क्लाइंट से एक डायलॉग, एक मीटिंग होनी बहुत आवश्यक होती है। उस मीटिंग में क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, उस मीटिंग के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, यहां पर हम आपको वो उसके लिए तैयार करेंगे। फिर होता है आजकल सब डेटा की बहुत बात आ रही है कि आप अगर ये बिजनेस शुरू करते हो तो आपके पास बहुत सारा डेटा आएगा कि प्रिंट मीडिया से भी आएगा, ऑनलाइन से आएगा, आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, वहां से डेटा आएगा कि ये प्रॉपर्टी बेचनी है, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब डेटा को वेरीफाइड डेटा कैसे करोगे आप? जब तक हम लोग डेटा को वेरीफाइड डेटा नहीं करते हैं तब तक हम लोग उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाते आगे जाकर। तो आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे इवन जो एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स है वो भी इतना सारा डेटा लेकर बैठे हैं मगर उनको उसका वेरीफाइड डेटा क्योंकि उन्होंने किया नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इतना सारा, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी उनके डील क्लिक नहीं होते हैं। इसके बाद में हम आपको प्रोसेस सिखाएंगे कि रियल एस्टेट, अगर कोई आपको पूछे कि सर मुझे एक प्लॉट लेना है तो ये प्लॉट परचेस करने के लिए क्या प्रोसेस होती है। तो क्या कोई भी व्यक्ति जो ये बिजनेस कर रहा है, क्या वो एक 10 प्रोसेस में, एक 10 स्टेप में बता सकता है कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सेल डीड कैसा होगा, उसका ड्राफ्ट कैसे फाइनल होगा, उस ड्राफ्ट के में कौन से पॉइंट्स हमको देखने हैं, ये कोई नहीं बताएगा। क्यों? तो आप देखेंगे कि रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं मगर ये जो टेक्निकलिटीज है वो किसी ने ना सीखते हुए वो बिजनेस कर रहे हैं। तो चलो, थोड़ा सा तेजी का पीरियड था, इसलिए तेजी के पीरियड में तो सबका बिजनेस चल गया, इसलिए मेरे दोस्त का भी बिजनेस चल गया। मगर अगर आपको अगले 20-25-30 साल के लिए अगर ये बिजनेस करना है तो हर बिजनेस में तेजी मंदी ये चलती है। तो हर पार्ट पर मैं कैसे बिजनेस करूं, इसके लिए हमें थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए।
ये डीप अंडरस्टैंडिंग लेकर हम लोग जब करते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि अच्छा, फ्लैट के लिए ये प्रोसेस है, प्लॉट के लिए ये प्रोसेस है, अगर मुझे ग्रीन कोई खेती-बाड़ी अगर मुझे खरीदनी है, उसके लिए ये प्रोसेस है। इस प्रोसेसेस को हम लोग जब 1, 2, 3, 4, 10 बार करेंगे, तब जाकर ये प्रोसेसेस सुपर फाइन होते हैं और इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। एक बार आप इसमें ट्रेंड हो गए, तो फिर उसके बाद में फिर आप 1 करोड़ का डील करते हो या आप 100 करोड़ का डील करते हो, उसमें बहुत सारा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हो इस प्रोसेस को बार-बार करने से। तो इसीलिए इस प्रोसेस के ऊपर हम लोग बहुत सारा इसमें फोकस करते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे अच्छी तरीके से किया जाए और इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि प्रोसेस को समझना। बहुत बार लोग ना रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा समझते हैं कि इसने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया 5 साल पहले और अभी इसके पास फॉर्च्यूनर है। देखा जाए तो वो तो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है, मगर लोग ये नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोग तो उल्टा करते हैं, इतना फॉर्च्यूनर लेके घूमते हो मगर हमारा डील तो बहुत अच्छी तरीके से किया ही नहीं। तो इसीलिए ये भी समझना आवश्यक है कि क्या ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सब जब मेरे सेशंस में पूछता हूँ कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट का क्या प्रोडक्ट होता है, तो वो बोलते हैं सर फ्लैट, प्लॉट और रो हाउस, शॉप ये उसका प्रोडक्ट है। तो मैं तो बोलता हूँ नहीं, ये तो वो ओनर का प्रोडक्ट है, जिसका वो प्लॉट है, जिसका वो फ्लैट है। तो फिर हमारा क्या प्रोडक्ट है एज ए कंसल्टेंट? हमारा प्रोडक्ट है हमारी सर्विसेज। एक वर्ड है सर्विसेज, इसको रियलाइज करने के लिए सालों साल चले जाते हैं लोगों के, मगर वो ये नहीं समझ पाते कि हम लोग रियल एस्टेट में सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं। और जब हमारा ये रियलाइजेशन होता है कि चलो मुझे सर्विसेज बेस्ड बिजनेस करना है, तब मेरे क्या क्या सर्विसेज मैंने ऑफर करनी चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छा एक सर्वे किया था और लाइव सर्वे किया था कि मेरी एक प्रॉपर्टी बेचनी थी, तो उस समय पे ना पेपर में ऐड दिया करते थे लोग, तो मैंने भी पेपर में ऐड दिया। तो सब लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सर आपका प्रॉपर्टी है? मैंने कहा हाँ। सर मैं ब्रोकर हूँ। मैंने कहा ओके। सर मैं इसमें 2% कमीशन लेता हूँ। मैंने कहा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो सर मैं कब प्रॉपर्टी विज़िट करने के लिए आ सकता हूँ? मैंने टाइम दिया। अब वो आए और मैं करीब-करीब मुझे लगता है मैंने 40 या 50 ब्रोकर्स से मैंने इंटरेक्शन किया। अभी उनको पता नहीं था कि मैं भी ब्रोकर हूँ। हुँ, देखिए, फिर क्या होता था मैंने वो बोलते थे सर ऐसा-ऐसा है, तो हम लोग इसमें 2% कमीशन लेंगे। मैंने हाँ बोल दिया। फिर मैं उनको पूछता था कि चलो अभी आपके हक की बात आपने कर दी, कि आपको ब्रोकरेज चाहिए, ठीक है। अभी मेरे हक की बात, कि मैं अगर आपको ये ब्रोकरेज दूँगा तो उसके बदले में आप मुझे क्या-क्या सर्विसेज़ दोगे? 99% लोग सिर्फ चुप बैठे रहे। 1% लोगों ने 1-2 लोगों ने सिर्फ बोला कि सर हम लोग है ना आपको बहुत अच्छा प्राइस ला कर देंगे। तो बोला ठीक है चलो ये एक सर्विस हो गया कि बहुत अच्छा प्राइस आपने मेरी प्रॉपर्टी के लिए लाया है। आगे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस है उनका, उनको उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया नहीं है कि इस बिज़नेस में आपको सर्विसेज़ अच्छी तरीके से देनी है। तो ये हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर की तो फिर मेरी फ्लैट कोई अगर खरीद रहा है, तो मेरी क्या-क्या सर्विसेज़ होनी चाहिए? अगर कोई फ्लैट बेच रहा है, तो मेरी क्या-क्या सर्विसेज़ होनी चाहिए? कोई मुझसे रेंट में ऑफ़िस ले रहा है, कोई शोरूम ले रहा है रेंट में, तो मुझे मैंने क्या-क्या सर्विसेज़ ऑफ़र करनी चाहिए? कोई रेसिडेंशियल फैमिली अगर दूसरे गाँव से यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो मैंने क्या-क्या सर्विसेज़ ऑफ़र करनी चाहिए? कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि किया ही नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग 20-20 साल से ये सब कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से स्टैंडर्डाइज़ तरीके से कर रहे हैं, वो जब आपको ये सिखाएँगे, तब जाकर जैसे अभी मेरे बाद में देवेंद्र लोहाटे सर भी आपसे बात करेंगे, तो वो सिखाते हैं कि कैसे एक ग्रीन लैंड को येलो में डेवलप होता है, येलो से लेकर वो प्लॉट कैसे बनता है, उसका सेलिंग कैसे होता है। ये जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें कौन-कौन से ऑफिसेज़ में कौन-कौन सी परमिशन ली जाती है। ये टेक्निकल पार्ट है। और इस टेक्निकलिटीज को जब हम लोग समझते हैं तब और ये सब चीजें दोस्तों आप बोलोगे कि मेरे को कोई वकील नहीं बनना है, मैं वकील बनने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब क्लाइंट आपके साथ में होते हैं और वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उसका बेसिक नॉलेज तो हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मुझसे एक 25,000 रुपीज का एक शॉप रेंट पर ले रहा है
और अगर 3 साल के लिए अगर तय हुआ है, अगर वो मुझे बोलता है कि सर ये 25,000 का रेंट जो है, तो ये 3 साल के लिए मुझे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कितना लगेगा? तो मुझे उसका कैलकुलेशन आना चाहिए ना। तब मैं वकील को तो फ़ोन नहीं कर सकता हूँ कि सर आप बताइए। तब एटलीस्ट मैंने कैलकुलेटर पर उसको कैलकुलेट करके उनको एक रफ फिगर कि सर एक 3 से 4,000 रुपए तक लेगा। ये तो मुझे बोलने आना चाहिए, उसके लिए मुझे उसका कैलकुलेशन चाहिए। हमारा एक टॉपिक है कि कैसे हम लोग स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करें, यहाँ पर ही आपको सिखाई दिया जाएगा। बहुत बार लोगों को हम लोग प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं, तो मैं सिखाता हूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी देखने जाएँ, तब बाकी के फोटोग्राफ्स और इन्फॉर्मेशन कैसे भरनी वो तो सब कुछ है ही, मगर उसके साथ उनका फाइल आप चेक करो। अभी 99% पार्टिसिपेंट बोलते हैं, हमको तो फाइल नहीं देखने को आता है। फिर हमारा टॉपिक है कि फाइल कैसे चेक करें। तो हमने एक स्टोरी फॉर्मेट में हम लोग सिखाते हैं कि एक फाइल और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो आते कहाँ से हैं? ऐसे ऊपर से तो कोई आता नहीं है। वो लॉ है और लॉ एक लॉजिक के ऊपर है, तो उस लॉजिक को देखते हुए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स और उसके डिपार्टमेंट्स बनाए गए। वो एक बार लॉजिक हमने समझ लिया, तो हमको पता चल जाएगा कि फाइल में देखना क्या है। मुझे खुद को ये पर्सनली बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं एक 400 पेजेस का फाइल लेके जाता हूँ मेरे वकील के पास में, और वो एक 10-15 मिनट देख के बोल देते हैं, हाँ, हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं है, इतना लेके आओ तो फिर हो जाएगा। तो मैं सोचता था ये 400 पेजेस कैसे पढ़ लेते हैं और 15 मिनट में मुझे बताते थे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, ऐसे ही है। तो वो क्यूरियोसिटी को जब 10-20 साल मैंने अलग-अलग आर्किटेक्ट्स और वकील इनके साथ डिस्कशन किया, तब जाकर मुझे एक फॉर्मेट समझ में आ गया कि हाँ, इस फॉर्मेट में है। और वो फॉर्मेट हम लोग आपको सिखाते हैं, जिससे कि आप भी आइडेंटिफाई कर सको कि जो कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, उस प्रॉपर्टी का टाइटल एटलीस्ट बेसिक लेवल पर क्लियर है क्या? बाद में जाकर तो हम लोग वकील को वो दिखाने ही वाले हैं, मगर हमारे लेवल पर एक स्क्रीनिंग होना चाहिए जिसमें हम लोग ये देख सके कि क्या मैं इस प्रॉपर्टी का मार्केटिंग कर सकता हूँ? क्या ये जो ओनर है, ये ओनर उतने अच्छी तरीके से मेरा जो क्राइटेरिया है उसमें बैठ रहे हैं? क्या मैं इस प्रॉपर्टी को क्लासिफिकेशन दे सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल के लिए अच्छी है, या ये प्रॉपर्टी रेंटल के लिए अच्छी है, या ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है? इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए मेरे पास कोई पॉइंटर्स चाहिए। अगर वो पॉइंटर्स मेरे पास ही नहीं है, तो वो क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है। और एक बार आपने इस बिज़नेस को थोड़ा टाइम दिया, जैसे कि गुजराती में कहावत है ना कि 1000 दिन देने चाहिए किसी भी नए धंधे के लिए। तो वैसे अगर इस बिज़नेस में अगर किसी ने 1-2 साल अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किए और बहुत ही सिंसियरली चीज़ें की, मैं बहुत अच्छा-अच्छा प्रैक्टिकल होमवर्क आपको दूँगा। कि जैसे हमने अगर आज सब रजिस्ट्रार के बारे में बात की, तो मैं बताऊँगा कि होमवर्क आज आपका ये है कि आप किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में 2 घंटे के लिए जाइए। अगर हमने ये सीखा कि फाइल कैसे चेक करनी चाहिए, तो मैं होमवर्क दूँगा कि आज आप अपने घर की फाइल लेकर बैठिए, पढ़िए, नहीं समझा तो भी चलेगा मगर पढ़िए। मेरे पिताजी बोलते थे कि अगर ये कागज़ चाहिए ना, तो वो कागज़ पढ़ने पड़ेंगे। तो भले ही वो कितना भी टेक्निकल है, मगर अगर आपको ये कागज़ चाहिए तो उसको पढ़ना पड़ेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी ए टू ज़ेड बहुत सारी चीज़ें हैं, डील को कैसे क्लोज़ किया जाता है। बहुत बार ये होता है कि चलो आपने बाकी सब तो आपका टेक्निकल नॉलेज है, मगर सामने वाले का जब मीटिंग होता है, तो मीटिंग करने से पहले कैसे काउंसलिंग करना चाहिए? बहुत बार लोग पैसा कम करने के लिए सामने वाले की प्रॉपर्टी का बहुत गंदा-गंदा वर्णन करते हैं। आपका प्रॉपर्टी बहुत गंदा है, बहुत लीकेज हो रहा है, ये है, टाइल भी खराब हो चुकी है। उनको क्या लगता है कि मैं ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में सब गंदा बताऊँगा, तब जाकर सामने वाला प्राइस कम करेगा। नहीं, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो भले ही बोलेगा मैं दूसरे को मैं और 2 लाख कम करूँगा मगर तुमको नहीं बेचूँगा ये प्रॉपर्टी। तो ये काउंसलिंग कैसे करें क्लाइंट का हम लोग कि इस प्रकार से हम लोग ये देखें कि भाई वो पैसे भी कम करे मगर उसका ईगो हर्ट ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सर, आज आपने इस वास्तु से आपका ये 2 बीएचके फ्लैट है और हमने सुना है कि आप बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। तो बंगले में शिफ्ट होने के लिए आप ये बेच रहे हो। तो हमारी तो शुरुआत है। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी ये फ्लैट लेकर उसके बाद में हम लोग भी बंगले में शिफ्ट हो जाएँ। तो आपका तो बहुत अच्छा हुआ है 20 साल इस प्रॉपर्टी में रह के, मगर हमारी शुरुआत है। तो आप थोड़ा अगर कंसिडर करते हो, तो आप थोड़ा-सा कम कीजिए, उसी बहाने हमको भी चांस दीजिए, तो हम भी इस प्रॉपर्टी को लेने की हम लोग चेष्टा करेंगे। तो देखिए चीज़ वही है
क्या चाहिए, पैसा कम करके चाहिए, मगर वो जिस प्रकार से हम लोग उनको ये करते हैं, तो इसके लिए जो बायर है उसका काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ये सिखाएंगे हम लोग आपको कि सेलर का ईगो कैसे, क्योंकि बहुत सारी मशक्कत करने के बाद एक प्रॉपर्टी को 50 60 70 लोगों को दिखाने के बाद में 2-3 लोगों के ऑफर आते हैं, 2-3 लोगों के ऑफर के बाद में एक आधा मीटिंग होता है, वो मीटिंग सक्सेसफुल करने के लिए भी बहुत सारी ये करने पड़ते हैं। तो इसको सक्सेसफुल करते समय हम लोग ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि सामने वाला का सिर्फ हमने ईगो हर्ट कर दिया और वो डील कैंसिल हो गया। अभी मीटिंग मीटिंग के कितने सारे रूल है कि मीटिंग, अगर कोई भी मीटिंग रखना है तो उसका एजेंडा कैसे हम लोग डिस्कस करें। पहले एजेंडा भेजकर फिर जब मीटिंग के लिए बैठते हैं तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर की सारी बातें करते हैं कि हम इस गांव के हैं, इस शहर के हैं, फिर फलाना मेरे फूफा जी ये करते हैं, फिर वो आपके पहचान के है क्या, सब चीजें डिस्कस होती है, मगर मेन जो पार्ट है डील के लिए, डिस्कशन के लिए जो पॉइंटर होते हैं, तो एजेंडा कैसे सेट करना चाहिए, मीटिंग को कैसे हैंडल करना चाहिए, मीटिंग के बाद में मीटिंग के मिनट्स किस प्रकार से निकालने चाहिए, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे रखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ब्रोकर्स को ये भी होता है कि उनके मन में इनसिक्योरिटी होती है कि मैं अगर इतना सारा काम करूं और सामने वाला अगर मुझे ब्रोकरेज ही ना दे तो उसके लिए सामने वाले को हम कैसे बांध कर रखें, किस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन इतना इंटैक्ट रखें कि वो सब सर्विसेज करने के बाद में वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वो ब्रोकरेज दे। इस ब्रोकरेज को किस प्रकार से हमने, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि नहीं आप हमें कैश में पैसा दीजिए, आज भी कैश में पैसे मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं, डरते हैं चेक से, जीपे से, इससे पैसा लेने के लिए। तो फिर उनको वो भी समझाना पड़ता है कि कैसे हम लोग इसमें ऑनलाइन अगर आ जाते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में भी कैश में पैसे लेने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मुंह फट से बोल देते हैं कि हमको कैश में पैसा दीजिए। इतना हम लोग डिजिटल इसमें आ गए फिर भी। तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से बहुत सारे बैंक्स हैं, बैंक्स के एम्प्लॉय को अगर आप कोई रेंट पे अगर फ्लैट या कुछ भी दे देते हो और वो अगर ऑनलाइन आपको ब्रोकरेज पे करते हैं तो उनको वो रिफंड मिलता है बैंक से, मगर जो ब्रोकर उनको कैश में पैसा मांगते हैं उनको रिफंड नहीं मिलता है, तो अगली बार वो उनके साथ काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जिसमें आप रियल एस्टेट बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ, उसकी जो इंट्रिकसी है उसको रेरा, जैसे अभी श्रीराम ने बताया, रेरा के वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आया है। आप देखोगे कि बिल्डर लॉबी ने भी उसका बहुत अच्छा वेलकम किया है, ब्रोकर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो उस प्रकार से एक सेपरेट बॉडी बनाई गई है जिसके पास इतने सारी अथॉरिटी है। तो रेरा समझ के लेना हमारी एकदम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम लोगों ने उसको भी इसमें कवर किया है। तो देखा जाए तो इस कोर्स को इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको नटशेल में दे सके, और आगे आप जब फील्ड में आ जाओ तो इसमें आपके हिसाब से आपको जो कुछ भी स्पेशलाइजेशन और सीखना है वो आप फील्ड पे सीख सको, और सीखते सीखते आप डील भी क्रैक कर सको जिससे कि आपको इनकम भी हो जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अमित पालवे है। मैंने उद्योग वर्धनी का क्लास ऑनलाइन किया था 1 साल पहले। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस ऐसे बताता हूँ कि कोर्स करने से पहले मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कैसा काम करना है कैसा नहीं। जब मैंने कोर्स किया तो एक प्रॉपर मतलब एक रियलिस्टिक कंसल्टेंट ट्रेन हो गया है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैंने उस रियलिटी नाम की एक firm, हाँ आप देख सकते हो, अभी मैंने अभी इस्टेब्लिश की है। मेरा रेरा सर्टिफाइड है। जब मैं वो उद्योग वर्धन से जुड़ा नहीं था तो मैं मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब काम कैसे करना, क्लाइंट कैसे मिलाना। तो उद्योग वर्धन ज्वाइन करने के बाद मैंने उद्योग वर्धन के कुछ जो स्टूडेंट है उन्होंने एक प्राण नाम की इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की है, तो उसको मैं ज्वाइन हुआ। तो 1.5 महीने के बाद ही मेरा एक वहाँ पे डील हो गया था 4 CR का। तो उसमें मेरे को इतना बड़ा डील से 4 लाख मिल गया। अभी मैं अभी अभी रिसेंटली बताता हूँ। तो अभी 3 जो मंथ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में मैंने एक डील की। तो उसमें मुझे अक्टूबर के डील में मुझे 2.5 लाख रुपए मिल गए थे एक डील में। नवंबर के डील में मैंने 6 फ्लैट प्लॉट भेजे, उसमें मुझे 4.5 लाख मिले। अभी दिसंबर में मेरे एक डील हो गई है 3.5 CR की। एक क्लाइंट है, उनको मैंने एक लैंड दिया, लैंड पार्सल। फिर उस क्लाइंट मेरी सर्विस देके उस क्लाइंट ने मुझे फिर और 2 क्लाइंट दिए, उनको भी वैसे ही लैंड चाहिए। उद्योग वर्धन में मुझे ये सिखाया है कि क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे रखना। तो वो चीजें उधर से सीखी, इसलिए मुझे क्लाइंट की एक एक चेन, मतलब इस चेन जैसे ही, मतलब एक एक आदमी ऐसे मिलके गए। अभी विवेक सर है इधर, और उसके बाद लवाटे सर है, इनसे ही मैंने सीखा ये सब चीजें। तो मैं उद्योग वर्धन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ज्वाइन क्यों करना चाहिए कि आप एक
ट्रेनर बन सकते हो रियल एस्टेट में, कंसल्टेंट, ब्रोकर और एजेंट के अलावा आप कंसल्टेंट, आपको कंसल्टेंट नाम का एक वो डेफिनेशन होती है वो पता चल जाएगी। कंसल्टेंट का मतलब ये बताता हूँ मैं, मैंने एक मेरे क्लाइंट थे मेरे डॉक्टर, तो उनको लैंड चाहिए थी रेंट पर सर, तो मैंने बोला आपको क्यों चाहिए, तो उनको हॉस्पिटल के लिए चाहिए थी, तो मैंने एक एमिनिटीज प्लॉट दिया उनको कम रेट में, तो उनको पता नहीं था उस बारे में, तो उनको कंसल्ट किया मैंने और वो मेरी डील हो गई अक्टूबर में। तो फिर उन्होंने मेरे से 2 प्लॉट लिए, मतलब उसमें मुझे 2.5 लाख मिले, फिर आगे के प्लॉट में मुझे 1 लाख मिले, मतलब उनको पता नहीं था और उनका हॉस्पिटल का काम भी चालू हो गया, वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब डेवलपमेंट आ रहा है। तो अभी मैं इतना ही बोलूँ, सर को धन्यवाद देता हूँ मुझे चांस दिया बोलने के लिए। थैंक यू सर। मेरा बैकग्राउंड फार्मिंग का ही था, मुझे इसमें इंटरेस्ट था रियल एस्टेट में, तो पता नहीं था कैसे करना था। जब मैंने उद्योग वर्धनी से ज्वाइन किया तो वहां से पूरा मतलब क्लियरिटी आ गई। अभी मैं बड़ा बड़ा डील करता हूँ, तो पहले कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब किसी को 1 लाख रुपए भी दिए टोकन, फिर भी वो डरता था कि यार क्या होगा, होगा क्या ना डील। अभी किया है एक डील, 20-21 लाख दे के आए हैं, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, उद्योग वर्धन इससे मतलब एक ट्रेनर आपको बोलते हैं, ट्रेनिंग हो जाती है, आपको परफेक्ट डायरेक्शन भी मिलती है, और एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट ट्रेनर हो जाते हैं, वहाँ पे ट्रेन होके बाहर आता है, प्रोफेशनल काम करता है बाहर आके, फाइल कैसे बनानी है, सब चीजें, मतलब क्लाइंट मुझे हर रोज कॉल करते हैं कि मुझे इधर जगह चाहिए, और मेरे से ही लेते हैं, इतने मतलब नजदीक हो गए। देखो, और अमित, एक लास्ट क्वेश्चन। अभी आप पहले जितना काम करते थे और अभी कितना काम करते हो? मतलब इतना पैसा कमाने के लिए अभी कितना मेहनत करते हो और पहले कितना मेहनत करते थे? अभी तो सर ज्यादातर मतलब फोन पे नेटवर्क बढ़ गया है ना, फोन पे ही काम होते ज्यादा। जब अभी मैं एक लैंड दिखाने के लिए गया था क्लाइंट को, फर्स्ट उन्होंने देखा, अभी अभी डील हुआ है वो, तो उनको तुरंत मतलब पसंद आ गया, तो ज्यादा घूमना नहीं पड़ता। पहले तो बहुत मतलब दिन दिन भर घूमते थे हम इधर उधर, पता नहीं था ये चीजें वो चीजें, ऐसा कैसा करना है क्या करना है, ऐसे घूमते थे, डायरेक्शन नहीं थी कुछ। कोर्स करने के बाद पता चला कि हॉट क्लाइंट कौन सा है, वार्म क्लाइंट कौन सा है, ये चीजें पता हो जाती है। फिर वो जो हॉट क्लाइंट है उसके लिए हम काम ज्यादा करते हैं, तो ये चीजें मतलब पता होनी चाहिए हमको, नहीं तो कुछ क्लाइंट सिर्फ देखते हैं घुमाते हैं, वो भी पता होना चाहिए। ऑनेस्टली काम करना है, अगर वो काम किया ना तो आपको ज्यादा मार्केटिंग करना नहीं पड़ती, क्लाइंट ही खुद कर देते मार्केटिंग आपकी, इनसे ही ले लो आप।